कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग लेक्चर क्लास करेंगे। हम आज लेक्चर क्लास सीडीपी की करेंगे। सीडीपी की हम आज लेक्चर क्लास पहला क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है आज हमारी, क्योंकि सुपर टेट की क्लास चालू हो चुकी है। आपने पहले यूपी टेट को अच्छी तरीके से क्रैक कर लिया होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट इस बार के यूपी टेट से आएंगे, क्योंकि यूपी टेट में 23 जनवरी 2022 को जो भी यूपी टेट के एग्ज़ाम्स जितने भी अभ्यर्थी दिए होंगे, 100% ये यकीन है कि इस बार यूपी टेट आपके आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का बेस बहुत अच्छा था। इजी बेस में क्वेश्चन आपसे पूछा था। लगभग वहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन 2017 के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब हमारे सामने अब लंबी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि यूपी टेट जैसे ही हमने क्रैक किया, अब उसी तरीके से हम लोग सुपर टेट को क्रैक करेंगे और एक सीट अपना पक्का करके जॉब लेंगे। तो शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम आज से पहला क्लास कर रहे हैं। क्लास सीडीपी की पहली क्लास है। सीडीपी की पहली क्लास में आज हम लोग जो टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं वो चिंतन है। देखिए, चिंतन से एक क्वेश्चन आपके 100% रहेंगे, चाहे जो भी आप एग्ज़ाम दे, यूपी टेट की एग्ज़ाम दे, सुपर टेट की एग्ज़ाम दे, या सी टेट में भी एक क्वेश्चन आपसे रहेंगे। आपके सामने अभी एमपी टेट की एग्ज़ाम्स मार्च में होने वाली है, आपकी एमपी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। रीट की एग्ज़ाम्स भी आपके सामने है, रीट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हम रेगुलर आपके पास आपके लिए क्लास करते हैं। तो आज हम कौन सी क्लास करेंगे? चिंतन की क्लास करेंगे। मीनिंग ऑफ थिंकिंग, चिंतन का अर्थ क्या है। तो चलिए, इस बेस से जो क्वेश्चन आते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चनों को भी हम लास्ट में इंक्लूड करके रखे हैं। जो आप लेक्चर क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग लेक्चर क्लास के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को भी यहाँ पर करेंगे। जैसे कि चिंतन के सेक्टर में, चिंतन के टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मानसिक प्रक्रिया है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी एक मानसिक प्रक्रिया है, उनके बारे में आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन से दिया होगा। त्वरण देगा, प्रतिमान देगा, अपसारित देगा, अभिसारित देगा, गुण देगा, दोष देगा, बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे। चिंतन की परिभाषा पूछेंगे। चिंतन की परिभाषाओं में से सबसे ज़्यादा ये रॉस महोदय और गिलफोर्ड महोदय का परिभाषा चिंतन के में पूछता है। तो सभी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चिंतन, चिंतन कौन सी प्रक्रिया है? आप जब कोई चीज़ सोचते हैं, यानी आप जो कोई चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, कोई भी चीज़ आप क्या करते हैं, सोचते हैं, तो वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं आप? बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बुद्धि का जो भी चीज़ों में इस्तेमाल करना होता है वो चिंतन है। जैसे स्मरण करना, स्मरण करना, सोचना, सोचना आपका, सोचना, समझना, स्मरण करना, किसी नई परिस्थिति में अपने आप को एडजस्टमेंट करना, नए नए माहौल में अपने आप को ढालना, ये सभी चिंतन का एक कार्य है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है, चिंतन के बारे में क्या कहता है। चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है? एक उच्च ज्ञानात्मक चिंतन क्रिया है, जो बुद्धि का जो इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हम सोचते हैं। चिंतन का मतलब होता है सोचना। आम भाषा में अगर हम बात करें, चिंतन का मतलब होता है यहाँ पर सोचना। जब आप सोचेंगे तो सोचने की प्रक्रिया के प्रोसेस क्या कहलाएगी? सोचने की प्रोसेस आपकी चिंतन कहलाती है। चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। चिंतन के द्वारा क्या होती है? ज्ञान संगठित होता है। ये परिभाषा आपसे सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। बात करते हैं चिंतक मानसिक प्रक्रिया में अक्सर क्या आते हैं? स्मृति आते हैं, कल्पना, जो आप सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं। कल्पना मतलब समझना, कल्पना मतलब जो आप ड्रीम देखते हैं, ड्रीम के भी बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ड्रीम देखते हैं, कल्पना कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं है आपके सामने, इंडिविजुअल आप देखते हैं, अपने सोच में किसी चीज़ को प्रतिमान बना लेते हैं। तो ताजमहल जो आपने नहीं देखे होंगे, आपको लगता है हाँ ताजमहल है, तो वो एक कल्पना है। ये सभी चिंतन एवं मानसिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि चिंतन कौन सी क्रिया है? चिंतन एक मानसिक क्रिया है। याद रखेंगे, चिंतन एक मानसिक क्रिया है, याद रखेंगे। यहाँ पर सीधा आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है और आने वाले समय में पूछेगा। चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया। चिंतन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? स्मृति, कल्पना, चिंतन, मानसिक प्रक्रिया सभी आते हैं।
चिंतन सभी प्राणी में होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव जाति में होती है यानी मनुष्य में होती है। चिंतन किस में होती है? सभी में होती है। जितने जितने भी प्राणी होते हैं जो सांस लेते हैं, यानी कि अगर हम कह सकते हैं गाय गोरू, गाय बैल वगैरह सब जो होते हैं, बकरी जानवर, छोटे बड़े जानवर जो होते हैं वो चिंतन करते हैं। चिंतन उसी को कहते हैं जब हमें भूख लगती है तो भूख को मिटाने की कोशिश करते हैं, वो अब चिंतन करते हैं, यानी अपने आप को तैयार करते हैं, फिर उस माहौल में ढालने के बाद हम चिंतन के सहारे अपनी भूख को मिटा पाते हैं। इसे ही तो हम चिंतन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चिंतन विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं, ये सही है। आपसे सवाल पूछेगा, दो ऑप्शंस आपके सामने रखेगा, वहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने रखेगा कि चिंतन जो होते हैं, एक श्याम है एक राम है, दो लड़का है, एक लड़का है और एक लड़की, एक मेल है एक फीमेल है, एक श्याम है एक सीमा है, जो भी है। वहाँ से आपसे ये सवाल अगर पूछेगा कि चिंतन उन दोनों में अलग अलग क्यों हैं, तो अलग लोग चिंतन के अलग अलग होने के जो रीज़न होते हैं, उनकी मानसिक स्तर हो सकती है, मानसिक स्तर भी मानेंगे हम लोग, मानसिक स्तर को मानेंगे, मानसिक स्तर को मानेंगे, पारिवारिक कलह को मानेंगे, पारिवारिक द्वेष को मानेंगे, यानी परिवार की स्मृति, परिवार का माहौल कैसा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, उनके विद्यालय का माहौल कैसा है। चिंतन कई स्तरों पर होती है, याद रखेंगे आप, चिंतन कई स्तरों पर होती है। और चिंतन क्या होती है? सभी प्राणियों में अलग अलग, सभी व्यक्तियों में चिंतन अलग अलग होते हैं। इसे देख नहीं सकते हम, चिंतन को जो थिंकिंग है उसको हम देख नहीं सकते, याद रखेंगे। थिंकिंग को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अगर बात करें अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया, इम्प्लीसिट मेंटल प्रोसेस है, ये सवाल आपसे यूपी टेट में पूछा गया था। यूपी टेट में एक सवाल आपसे पूछा गया है। चिंतन कैसी प्रक्रिया है? चिंतन एक अव्यक्तित मानसिक प्रक्रिया है जो इम्प्लीसिट मेंटल प्रोसेस है, याद रखेंगे ये बात आप। चलिए चिंतन चिंतन की हम लोग अब परिभाषा देखते हैं। चिंतन की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग लेवल से चिंतन की परिभाषा को दिया हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं, डेफिनेशन के देखेंगे। रॉस, जो सबसे ज़्यादा चिंतन के क्षेत्र में, चिंतन जब भी सवाल आता है तो आपको रॉस महोदय का सबसे ज़्यादा सवाल चिंतन में से परिभाषा आएंगे। चिंतन, रॉस महोदय ने क्या कहा था? चिंतन एक मानसिक ज्ञान का ज्ञानात्मक पहलू है। क्या कहा? आप रॉस महोदय को क्या मान लेंगे? मानसिक तो हो ही, मानसिक तो है क्योंकि यह चिंतन है, ज्ञान का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन, रॉस महोदय ने क्या कहा था? ज्ञान का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन ज्ञान का ज्ञानात्मक पहलू है, यह तन की बातों से संबंधित मन की क्रिया है। क्या कहा था उन्होंने? एक शायर के अंदाज में कहा था, तन की बातों से संबंधित मन की क्रिया है। किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था। याद रखेंगे, दो चीज़ें यहाँ पर आपको सिमिलर मिलेंगे, ज्ञान का ज्ञानात्मक मिलेंगे, तन की बातों से मन की क्रिया है। क्या किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था। चलिए यहाँ पर भी ROSS ऐसे याद करेंगे आप, ROSS, दो एस यहाँ पर है, तो यहाँ तन और मन, ज्ञान और ज्ञान, यहाँ पर भी डबल डबल है। ठीक है, यहाँ पर भी डबल है और तन और मन ये दोनों सिमिलर में आते हैं। तो रॉस महोदय का जहाँ भी आपसे सवाल पूछे तो इस ऐसे आप इसे ट्रिक के माध्यम से कर पाएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो दूसरा चिंतन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो दूसरा परिभाषा पूछी जाती है वो गिलफोर्ड महोदय के आते हैं। चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। गिलफोर्ड ने कहा था चिंतन क्या है? एक प्रतीकात्मक है, यानी एक सिंबल है। क्या यहाँ पर कहा था? सिंबल है, एक सिंबल के रूप में माना है। किसने? गिलफोर्ड महोदय ने कहा था। आप रखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, गिलफोर्ड है। ठीक है, गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड है। फोर्ड मतलब क्या होती है? किला। फोर्ड मतलब होती है किला, यानी ताजमहल, द रेड फोर्ट ऐसा कुछ है जो एक प्रतिमान है। क्या इसे प्रतिमान कहा? प्रतिमान कहा। किसने कहा था? मतलब एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे याद रखना है। जब भी फोर्ट मतलब किला होता है, फोर्ट मतलब किला यहाँ पर आपको हो जाएगा, और स्ट्रक्चर के माध्यम से, क्योंकि ये प्रतिमान को माना है। चिंतन के संबंध में गिलफोर्ड महोदय ने किसी सिंबल को माना है, प्रतिमान को माना है, ऐसे याद कर लेंगे आप। क्योंकि समस्त चिंतन वस्तुओं के प्रतिस्थापन से संबंधित है। इन्होंने कहा था जितने भी दुनिया में जो चिंतन है वो वस्तु उसके लिए वस्तु है, यानी
कि गिलफोर्ड महोदय का ये कहना है कि इस दुनिया में जो हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो एक्चुअल में है, वो एक्चुअल में इस दुनिया में है, तभी हम सोचते हैं, अन्यथा उसे हम नहीं सोचते हैं। तो हम एक सिंबल के आधार पे सोचते हैं, ठीक है, सिंबल के आधार पे सोचते हैं। परिभाषा हमने कर ली। चलिए चिंतन के प्रकार, टाइप ऑफ थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। चिंतन अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमने कहा अलग अलग स्तर, यहाँ स्टेजेस की भी बारे में बात अब कर लेंगे। स्टेज मतलब होता है आयु स्तर। क्या होती है? आयु स्तर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 क्लास के विद्यार्थी और कक्षा 10 क्लास के विद्यार्थी में, इन दोनों विद्यार्थियों में चिंतन के जो होते हैं स्तर वो अलग अलग होंगे। मान लीजिए आप 6 वर्ष के बच्चे एंड यहाँ पर 12 वर्ष के बच्चे, इन दोनों में जो चिंतन की प्रक्रिया है वो अलग अलग होंगे। याद रखेंगे, वो अलग अलग होंगे, वो अलग अलग होंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर जिम्बोर्ड एवं रूच ने 1970 में से चिंतन को 2 भागों में बांटा है। याद रखेंगे ये 2 भागे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चिंतन के सेक्शन में, ठीक है। क्या है 2 भागे? चलिए इन 2 भागों के बारे में बात करते हैं। चिंतन कितने प्रकार के बारे में बताया? एक बता है स्वैली चिंतन, यानी सेल्फ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। स्वैली चिंतन, एक यथार्थवादी चिंतन। क्या बताया? एक सेल्फ चिंतन, एक यथार्थवादी चिंतन, एक रियलिस्टिक। यथार्थवादी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रियलिस्टिक के नाम से जानते हैं। एक होती है रियलिस्टिक, एक यथार्थवादी। 2 चिंतन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब स्वैली चिंतन के तो ज़्यादा कुछ बड़े पहलू नहीं देखते हैं, क्योंकि वो सेल्फ चिंतन है, वो आप खुद से कर लेते हैं, ठीक है, खुद से कर लेते हैं, यानी सेल्फ से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन रियलिस्टिक यथार्थवादी चिंतन में अभिसारी चिंतन आते हैं, सृजनात्मक या अपसारी चिंतन आते हैं। सृजनात्मक और अपसारी दोनों एक ही हैं, याद रखेंगे आप, क्योंकि हमने आपको अपसारी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन के बारे में अलग अलग पढ़ाया है। दोनों को अगर पहलू के देखेंगे, दोनों की परिभाषाएं देखेंगे, दोनों का जो कार्य क्षेत्र देखेंगे, दोनों लगभग सिमिलर आपको मिलेंगे। और एक होती है आलोचनात्मक चिंतन। यथार्थवादी चिंतन 3 भागों में बटा है, अपसारी चिंतन, क्रिएटिविटी चिंतन, उसके बाद सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। चलिए इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वैली चिंतन, यानी सेल्फ कंटेम्पलेशन। वैसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपना काल्पनिक विचार, इच्छाओं को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि स्वैली चिंतन से क्या संबंध है, स्वैली चिंतन निम्न में से कौन से हैं? एक ऐसा चिंतन जो व्यक्ति अपने कल्पना विचारों को, यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ की बात हो रही है, यहाँ पर याद रखेंगे सेल्फ मतलब खुद की बात यहाँ पर हो रही है, किसी और की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो चिंतन अपने खुद की विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करता है। बच्चे, कोई व्यक्ति अपने खुद की विचार और अपने खुद की इच्छाओं को व्यक्त करता है, उसे स्वैली चिंतन कहते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि आप हैं, आप एग्ज़ाम्स के पहलू के बारे में अगर सोचेंगे तो इस बार मान लीजिए आप सुपर टेट एग्ज़ाम देने गए हैं, मान लीजिए आप एक सुपर टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, यूपी टेट क्वालिफाइड कर चुके हैं, सुपर टेट देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे सेल्फ काल्पनिक विचार जो सोचेंगे, इस बार एग्ज़ाम्स का जो लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो थोड़ा टफ में आएगा। तो यहाँ पर ये आपके खुद के विचार हैं, ना कि एग्जामिनर के विचार नहीं है, क्योंकि वो खुद के विचार हैं। आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो आप अपने खुद के विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वैसा ही विचार वहाँ पर एग्ज़ाम में सेम टू सेम आती है। चलिए ये तो समझ आ गया। अब आते हैं यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक चिंतन के बारे में बात करेंगे। वैसा चिंतन यथार्थवादी चिंतन कहलाता है जिसका संबंध वास्तविक से होता है, रियलिस्टिक से होती है। वो तो था स्वैली चिंतन होता है कल्पना, जो आप ख्वाब देखते हैं, कभी आप हीरो बन जाते हैं, कभी आप विलन बन जाते हैं, कभी आप अच्छे सुर में गाना गाते हैं, वो आप क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, मतलब आपके सोच वाली बातें हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रियलिस्टिक है, यथार्थवादी। वैसा चिंतन यथार्थवादी चिंतन कहलाता है जिसका संबंध वास्तविकता से हो, यानी रियल से हो। क्या है? रियलिस्टिक होती है, रियलिस्टिक यानी रियल से हो, ठीक है।
इस प्रकार के सहारे हम व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई एक नई समस्या आ गई है। मान लीजिए आप दिल्ली जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आप कल्पना से जा नहीं सकते, कल्पना से ये सोच सकते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे और अपने वर्क को कंप्लीट करके, काम को कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप याद रखना होगा, रियलिस्टिक चिंतन में, यथार्थवादी चिंतन में आपको जाने के लिए किसी साधन की ज़रूरत होती है। यानी ट्रेन वगैरह सब, जो एरोप्लेन वगैरह सब, तो वो एक साधन है, वो हमारे एक समस्या का समाधान करने के लिए एक साधन है, क्योंकि वो रियल है, वो हम रियलिस्टिक में मानते हैं, या इसे हम कल्पना नहीं मान सकते। समझ आ रहा? तो किसी समस्या का समाधान करते हैं। जैसे सड़क पर चलती गाड़ी अचानक रुक जाती है। आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलती हुई अचानक वो रुक जाती है। या आप सोच रहे थे शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा, या फिर गाड़ी पंक्चर हो गई होगी, रुकने का एक कारण पूछा होगा, इसलिए गाड़ी बंद हो गई। यह यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण है। यानी आप उसे सही कर सकते हैं। अगर पेट्रोल ख़त्म हो गई है तो आप उसे पेट्रोल डालेंगे, अगर पंक्चर हो गई तो गाड़ी को पंक्चर को सही कर लेंगे। वो एक रियल के बारे में आती है, जिसे हम रियलिस्टिक कहते हैं, रियलिस्टिक कहते हैं। लेकिन कल्पना हो रही है कि आप कल्पना कर रहे हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी ख़राब होती है तो गाड़ी ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, कि पता नहीं क्या हुआ होगा। ये कल्पना अलग है और यथार्थवादी अलग है। आगे के हम लोग बारे में बात करते हैं। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार हैं। अपसारी चिंतन, कन्वर्जिंग थिंकिंग, हमने पहले भी कन्वर्जिंग थिंकिंग के बारे में बात कर चुके हैं। सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिविटी थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, इवैल्यूएट थिंकिंग, ये तीनों के बारे में बात करेंगे। चलिए एक एक करके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभिसारी चिंतन, कन्वर्जिंग थिंकिंग। कन्वर्जिंग थिंकिंग के बारे में हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे सामने है तो इसे हम पढ़ते हैं। कन्वर्जिंग थिंकिंग किसे कहते हैं? इस प्रकार के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। याद रखें, कन्वर्जिंग थिंकिंग, आगमन विधि, निगमन विधि हमने पढ़ा था। आगमन विधि और निगमन विधि, याद है? निगमन विधि, दोनों विधि पढ़े थे हम लोग। तो आगमन विधि में यहाँ पे अभिसारी जो चिंतन होती है वो निगमन विधि कहलाती है। कौन सी विधि? निगमन विधि कहलाती है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये एक रियलिस्टिक के बारे में यहाँ पर भी बात हो रही है। ठीक है, रियलिस्टिक के बारे में बात हो रही है। जो आपके सामने अभिसारी चिंतन है वो रियल है, ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज़ को निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। समझ आ गया? आगे बात करते हैं। सृजनात्मक, क्रिएटिविटी थिंकिंग, इस प्रकार के चिंतन को निगमनात्मक कहते हैं। ठीक है, जो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला रहे हैं तो उसे निगमनात्मक कहते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी और कुछ नया जोड़कर निष्कर्ष निकालता है। इसमें आप कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐड कर लेंगे। मान लीजिए आप कोई क्लास, मान लीजिए आप मैथ हमसे पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी शिक्षक से मैथ पढ़ रहे हैं। कुछ मैथ के ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपसे नहीं मतलब सर तो बता दें लेकिन आपको समझ नहीं आता, तो आप अपने से वहाँ पर कुछ मान के क्या करते हैं, कुछ मान लेंगे, या फिर उसे, और मानने के बाद आपको मैथ को सॉल्व करेंगे, यानी उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कुछ ऐड जहाँ पर होगा, अपना क्रिएटिविटी, अपनी थॉट, अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल जहाँ करेंगे वहाँ क्रिएटिव थिंकिंग आ जाएगी, इंडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी। वहाँ तो डिडक्टिव जो जैसे था वैसे कर लेते हैं, इसमें कुछ हम ऐड करेंगे, उसे हम इंडक्टिव मेथड कहेंगे। जैसे कलम के बारे में कोई पूछता है तो व्यक्ति कई प्रकार के नए नए तथ्यों को जोड़कर बता सकता है। कलम ऐसा है, कलम लिखने में काम आती है, कलम में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, कलम में किसी की हम भविष्य बना सकते हैं। जज कलम से लिखने के साथ किसी अपराधी को माफ़ कर सकते हैं, फैसला सुना सकते हैं, फिर किसी अपराधी को फांसी की सज़ा दे सकते हैं। तो एक कलम है, उनके सहारे हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आलोचनात्मक थिंकिंग, इवोल्वेट थिंकिंग, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना या सच्चाई को स्वीकार करता है। कोई घटना या सच्चाई को स्वीकार करता है और उनके दोष और गुण, मेरिट, यहाँ पर बात हो रही है मेरिट एंड डीमेरिट की बात हो रही है। ठीक है, दोनों चीज़ों को यहाँ पर
आप बात करेंगे। गुण दोष और गुण की परख कर लेते हैं। इस तरह से तार्किक चिंतन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, आलोचनात्मक चिंतन को तार्किक चिंतन यानी कि हम लोग लॉजिक लॉजिक थिंकिंग भी कहते हैं, याद रखेंगे, लॉजिक थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन कई प्रकार के हो सकते हैं जो आप अपने अपने स्तरों पर अलग अलग होते हैं। ठीक है। चलिए, चिंतन के साधन, हम चिंतन कैसे कर सकते हैं, टूल ऑफ थिंकिंग, हम चिंतन किस किस रूप में कर सकते हैं। प्रतिमान, स्टेटस के रूप में हम लोग कर सकते हैं, सिंबल के रूप में कर सकते हैं। भाषा, हम अपनी भाषा को बेहतर बना सकते हैं। और उसे तर्क के, किसी बात को, अगर आप किसी को बात को कहना है, मान लीजिए कोई इंतकाल हो गया, हार्ट का पेशेंट है, तो आप उसे अचानक खबर नहीं सुना सकते। आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपने चिंतन को ऐड करके बेहतर तरीके से उसे समझा के कह सकते हैं। कहना वही है कि वो इंसान मर चुका है, लेकिन आप अपने तर्क के आधार पर उसे कहेंगे ताकि वो बेहतर उसे समझ भी आए और उसे उसकी भी जान बच जाए। ये भाषा हो गया, लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट, यहाँ संप्रत्यय, यहाँ संप्रत्यय, उसको हर थ्योरी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अपने अपने कॉन्सेप्ट को उसे समझा के बता सकते हैं। ये प्रतिमान, भाषा और संप्रत्यय कॉन्सेप्ट के आधार पर। चलिए आगे हम देख लेते हैं। चिंतन के अन्य प्रकार, अदर टाइप ऑफ थिंकिंग होगी यहाँ पर। ठीक है। सम समालोचनात्मक चिंतन, उपलब्ध सूचनाओं की पूरी तरीके से जांच करने और आंकड़ों पर निष्कर्ष के साथ आने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसे हम समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। समालोचनात्मक चिंतन सामाजिक विज्ञान अध्ययन आदि भूमिका निभाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे एग्जाम्स में कि विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा चिंतन बेहतर होता है, तो वो समालोचनात्मक चिंतन बेहतर होता है। ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, क्या, कॉग्निशन के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञान, संज्ञान के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। आम भाषा में यह चिंतन के बारे में चिंतन को संदर्भित है। क्या है, आम भाषा में यह चिंतन के बारे में चिंतन को संदर्भित है। ठीक है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है यहाँ परासंज्ञान। ठीक है। परासंज्ञान से तात्पर्य किसी की स्वयं की चिंतन की प्रक्रियाओं की निगरानी और नियम की क्षमता से है। किसी की, यहाँ परासंज्ञान ऐसे संज्ञान है, ऐसा चिंतन है जो किसी की स्वयं की, यहाँ पर खुद की बात हो रही, किसी की स्वयं की चिंतन की प्रक्रियाओं की निगरानी और नियम की निगरानी से है। वो खुद के नियम बनाते हैं, खुद के चिंतन बनाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे सफल बनाते हैं। ठीक है, ये समझना होगा। परासंज्ञान के बारे में ये आपको थोड़ी याद रखना होगा। संज्ञान के बारे में संज्ञान है, चिंतन के बारे में चिंतन है, जानने के बारे में जानना है, जागरूक के बारे में जागरूक है, उच्च क्रम का चिंतन है। परासंज्ञान क्या है, एक उच्च क्रम का चिंतन है। जैसे कि संज्ञान के बारे में संज्ञान है, चिंतन के बारे में चिंतन है, जानने के बारे में जानना है, जागरूकता के बारे में जागरूक है, उच्च प्रकार का चिंतन है। प्रासंज्ञान क्या है, एक उच्च प्रकार का चिंतन है। और एक दो पॉइंट देखते हैं। रचनात्मक चिंतन, हमने अभी पहले भी पढ़ा, क्रिएटिविटी थिंकिंग वही है, रचनात्मक चिंतन भी उसे कहते हैं। ठीक है। रचनात्मक चिंतन एक ऐसी चिंतन का प्रकार है जो किसी वस्तु को नया चिंतन या नया वस्तु बनाने में, खोजने में, उत्पन्न करने में मदद करता है। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, नया कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, एक कोई नया कार्य कर रहे हैं और आपसे वो कार्य नहीं हो रही है, तो आप उसमें क्रिएटिविटी लाएंगे, मतलब आप उसमें रचनात्मकता लाएंगे। क्या लाएंगे, रचनात्मकता लाएंगे। जिससे क्या होती है बच्चों में, रचनात्मकता के माध्यम से वो कुछ आप नया खोजने में, नया उत्पन्न करने में, नया वस्तु करने में मदद करती है। ठीक है। यहाँ पर ये रचनात्मकता वही कार्य है, क्रिएटिविटी की एक कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक चिंतन सेम टू रचनात्मक चिंतन एक उसी का पार्ट है। रचनात्मक चिंतन हमें मैथ में, ओलंपियाड में, विज्ञान प्रदर्शनी, व्यर्थ वस्तुओं से श्रेष्ठ बनाने में। क्या यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होती है, आपसे सवाल पूछे जाएगा कि व्यर्थ वस्तुओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें कौन सा चिंतन को लागू करना होगा, तो वहाँ पर आपको क्रिएटिविटी के बारे में बात करनी है, रचनात्मक चिंतन के बारे में
बात करनी है, ठीक है, मदद करता है। तथा शिक्षार्थियों के बीच कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। रचनात्मक चिंतन विद्यार्थियों के जीवन में बहुत अच्छी तरीके से उसे बढ़ावा देती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास चिंतन के बारे में। हमने नोट्स आपके लिए बनाए हैं, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए अलग अलग पैटर्न पर सुपर टेट की नोट्स तैयार हो चुकी है सभी सब्जेक्ट की। नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकेंगे। आपको 100% सफलता की गारंटी मिलती है, टीचिंग इंस्टीट्यूट लेती है। आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। इस बार हम टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको जो सुपर टेट की तैयारी करवा रही है, सुपर टेट में आपको 100% सफलता की गारंटी इसलिए लेती है क्योंकि सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने होंगे, डेली आपको लेक्चर क्लास मिलती है उसे पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट जो भाग मिलती है, प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों चीज़ें आप रेगुलर करते रहें। इस बार आपको सुपर टेट 100% पास होने और अपना एक सीट पक्का करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।